हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर यादव आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 9 का चौथा लेक्चर है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधित गुण। इसमें आपको 4 गुण पढ़ाए जाएंगे। पहला मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा संघनन कंडेंसेशन। तो ये जो आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित गुण, प्रॉपर्टीज या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें पहला हमारा है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें लिखा है वायुमंडल में मानक दाब पर, मानक दाब का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर दाब। हमारा एटमॉस्फेयर कितना होता है? मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन बताया था कि हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो हमने 2 तरीके पढ़े थे। पहला तापमान से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे थे, और दूसरा दाब के अनुसार हम पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। हम प्रेशर किसमें नापते हैं? वो एटीएम में। तो वही यहाँ पर मानक दाब, वायुमंडल में मानक दाब का मतलब क्या हुआ? 1 एटीएम। तो यहाँ पर वायुमंडल मानक दाब का मतलब 1 एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर। ऐसा नहीं है कि हम तापमान कम देंगे ज्यादा देंगे। एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से द्रव अवस्था, मतलब सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होता है, उसे गलनांक कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि 1 एटीएम प्रेशर पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है 1 एटीएम प्रेशर पर। तो यही हमारा क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा हमारा क्या है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी वही है, वायुमंडल के मानक दाब मैंने बताया आपका 1 एटीएम प्रेशर पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था, द्रव से किसमें जा रहा है? वाष्प। द्रव का मतलब क्या हुआ? लिक्विड स्टेट से वाइपर स्टेट में परिवर्तित होता है। वाइपर मतलब वाष्प, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ये किसमें बदल रहा है? लिक्विड से वाइपर में बदल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कितने पर? 1 एटीएम प्रेशर पर। 1 एटीएम प्रेशर पर ये लिक्विड से वाइपर बन रहा है, तो क्या होगा? 1 एटीएम। यहाँ पर जैसे हम जल के बारे में केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, तो जल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? H2O का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O क्या होता है? जब 0 होता है तो वो बर्फ बन जाता है। उसके नीचे तो और ज्यादा बर्फ बनी रहती है। जब हम उसे तापमान देते हैं तो वो क्या होता है? फिर पानी में कन्वर्ट होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपके एनसीईआरटी में सेल्सियस से केल्विन को और केल्विन में सेल्सियस में बदलने का क्वेश्चंस दिया गया है लास्ट में, तो उसको अभी हम लास्ट में करेंगे। तब तक आप इसको हेडिंग लगा कर इन दोनों को नोट करिए। उसके आगे हम फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन को पढ़ते हैं। तो आइए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित गुण में हमने आपको पहला मेल्टिंग पॉइंट बताया, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट बताया, और तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन। तो आइए इन दोनों को पढ़ते हैं। तो लिखा है वायुमंडलीय दाब पर
वही वायुमंडलीय दाब 1 atm प्रेशर। जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम हिमांक कहते हैं, फ्रीज। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम द्रव से क्या बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं। कितने पर, 1 atm प्रेशर पर। 1 atm प्रेशर पर 1 atm प्रेशर पर हम द्रव अवस्था से उस अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर H2O का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब यहाँ पर द्रव अवस्था से हम ठोस बना रहे हैं, क्योंकि जब हम जल को फ्रीज करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है। इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, एक बार आप ध्यान से समझिए और इसको याद रखिए, क्योंकि जब तक मैंने बता दिया केमिस्ट्री पढ़ोगे ना मेल्टिंग पॉइंट साथ छोड़ेगा आपका, ना बॉइलिंग पॉइंट छोड़ेगा, ना ये फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब चीज़ें हमेशा जब किसी भी प्रॉपर्टी को आप पढ़े हुए ये सब चीज़ें आती रहेंगी, बार बार रिवाइज होती रहेंगी। तो वही कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम हिमांक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जल को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, 1 atm प्रेशर पर द्रव को हम ठोस में बदलते हैं। चौथा बोल रहा है संघनन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है, जब वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर वाष्प से द्रव बनता है। क्या बनता है, वाष्प से द्रव अवस्था में बदलती है, उसे हम संघनन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्प से द्रव बन रहा है, इसी को हम कितने पर, 1 atm प्रेशर पर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संघनन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तब तक मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसे नोट करिए, फिर अगला टॉपिक हम इवापोरेशन पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और चारों चीजें आपने समझ ली। पहले हम द्रव अवस्था परिवर्तन संबंधित गुण में मैंने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। चौथा हमने क्या पढ़ा, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, संघनन। तो चारों को मैंने आपको पढ़ा दिया, उसी को मैंने यहाँ पर समराइज किया है। आपकी एनसीईआरटी में एक फिगर बना होगा, ये फ्लो चार्ट आपकी एनसीईआरटी में बना है, इसका मतलब समझ लीजिए। कल मैंने आपको सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन पढ़ाया था, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन क्या होता था, जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता था उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते थे। और उसका रिवर्स प्रोसेस क्या था, जो गैस से ठोस में परिवर्तित होता था उसे हम डीसब्लिमेशन, निक्षेपण कहते थे। तो वही यहाँ पे सब सारी चीजें जितनी भी अभी आपको 4 चीजें ये पढ़ाई गई, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, इन 6 चीजों को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है एक फ्लो चार्ट में। तो वही यहाँ कह रहा है कि ठोस अवस्था से जब हम गैस अवस्था में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और जब गैस से ठोस में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण, डीसब्लिमेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वायुमंडलीय दाब पर 1 atm प्रेशर पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारी चीजें किससे होगी, 1 atm प्रेशर पर। जब ठोस से हम द्रव में जा रहे हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं, हिमांक, फ्रीजिंग। जब हम द्रव से ठोस में जा रहे हैं, सॉरी, जब द्रव से ठोस में जा रहे हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हिमांक। और जब ठोस से द्रव में जा रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे आइए, गैस कह लीजिए, वाष्प कह लीजिए, क्योंकि जब बेटा हम हीट करते हैं गैस से कोई चीज, जैसे पानी को उबालते हैं तो धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर उठता रहता है। तो वही जब हम द्रव से गैस में आ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। और जब गैस से द्रव में जाएंगे तो उसे बोलेंगे संघनन, कंडेंसेशन। इस फ्लो चार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया है। इसको आप बनाइए, तब तक आपका अगला टॉपिक में पढ़ाता हूँ। आइए, इस लेक्चर का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वाष्पीकरण, इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को पहले आप समझिए। जैसे ये मान लीजिए कोई सतह है,
यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा जल गिरा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा जल गिरा दिया इस सतह पर, मतलब पानी गिरा दिया। और कुछ टाइम बाद जब मैंने आके देखा 1 घंटे बाद, तो यहाँ का जल गायब हो गया था, मतलब ये इतना था ही नहीं, वाष्पित हो गया ये ऊपर को ऐसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ये सतह का क्षेत्रफल जो है, जहाँ पर हमने जल को गिराया था, प्रकाश पड़ने की वजह से वाष्पीकृत हो गया। तो यहाँ पर फिर दोबारा हमें देखने पर जल दिखा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब आप सतह पर गिराओगे जल को तो वहाँ पर मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी, लेकिन जब वाष्पीकृत होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, थोड़ी देर बाद जब जाके आप आओगे वहाँ पर देखोगे तो आपको सूखा नजर आएगा, जैसे लगेगा कि वहाँ पर जल गिरा ही नहीं है। तो यही होता है वाष्पीकरण। आई होप यहाँ तक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही कह रहा है, द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, इसकी परिभाषा यही होगी। जैसे आपको लिख के आ गया कि वाष्पीकरण की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखोगे कि दो द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद लिखा है, वाष्पीकरण अत्यंत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने सतह पर यहाँ पर जल गिराया, तो मैंने बताया, क्या बताया आपको, द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, वाष्पीकरण अत्यंत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमने सतह पर जल गिरा दिया और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट एक बैग गायब नहीं हो जाएगा, ये धीरे धीरे इसको जल को वाष्पीकृत होने में लगभग थोड़े से जल को घंटे भर का टाइम लग जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वाष्पीकरण अत्यंत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है, यह एक सतही प्रक्रिया है। बेटा वाष्पीकरण हमेशा सतह पर होगा, वाष्पीकरण हमेशा सतह पर होगा। तो इसीलिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया, यह एक सतही प्रक्रिया है। उदाहरण जैसे ओस, कोहरा। जब आप सर्दियों के समय में देखते हैं तो सतह पर बहुत सारी ओस और सुबह के पहर बहुत सारा कोहरा पड़ा होता है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है, जब प्रकाश पड़ता है, तो ओस और कोहरा आप देख रहे होंगे धीरे 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 वाष्पीकृत हो जाता है और फिर कोहरा और ओस हट जाता है। तो वही इस ओस और कोहरा के एग्जाम्पल से आपको पता होगा कि जब ओस और कोहरा द्रव अवस्था में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वाष्पीकरण अत्यंत धीरे धीरे प्रक्रिया है। तो आप देख रहे होंगे कि ओस और कोहरा डायरेक्टली एक बैग नहीं हट जाता, धीरे धीरे जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। उसके बाद यह एक सतही प्रक्रिया है। ओस और कोहरा बेटा हमेशा सतह पर ही पड़ते हैं, तो वही कह रहा है कि यह एक सतही प्रक्रिया है। इसका उदाहरण है ओस और कोहरा। आप इवापोरेशन हेडिंग लगाकर इसको नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें वाष्पीकरण को इफेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करिए। तो मैंने आपको क्या बताया, वाष्पीकरण इवापोरेशन, जब सतह पर जब कोई चीज द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलती है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, स्लोली स्लोली। उसके बाद वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण को उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट प्रभाव डाल सकते हैं। तो पहला इसमें है सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सतही क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। तो इसमें लिखा है वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, उसको मैंने पहले आपको बताया कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। अब इस सतही प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, सतह क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब हम सतह का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये इतनी सतह है और इस पर इतना सा जल हमने गिरा रखा है, या ओस या कोहरा है मान लीजिए इतना, लेकिन जब इसी सतह को हमने बड़ा कर दिया और मैंने जल उतना ही गिराया तो ये जल इतने में पूरे में फैल गया, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे से वाष्पीकरण होगा। और जब यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल हमने बढ़ाया तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, इवापोरेशन की रेट क्या होगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो गया और जल की मात्रा कम है। यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल कम है और जल की मात्रा हमने सेम रखी है, तो जल की मात्रा यहाँ पर इतनी ही है और क्षेत्रफल छोटा है तो वाष्पीकरण होने में समय लगेगा। यहाँ पर दर कम दर से वाष्पीकरण होगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने क्षेत्रफल को बढ़ाया सतह का तो वाष्पीकरण की रेट दर बढ़ गई। उम्मीद है बेटा कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में इमोजी बनाते जाइएगा, रेड कलर का दिल बनाते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में इसमें लिख लीजिए कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे आपके डेली लाइफ में एक उदाहरण है जो आप डेली करते हो या आपकी मम्मी करती होंगी जरूर, कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आपके डेली लाइफ का अच्छा सा एग्जाम्पल है, कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं। जैसे ही बेटा कपड़ा को फैलाते हैं तो उसका क्या होता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उसके सूखने की रेट मतलब वाष्पीकरण की रेट, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसको ऊष्मा मिलती है तो जो वाष्पीकरण की दर होती है हाई हो जाती है। तो वही कह रहा है कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ये आपका पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे इफेक्ट डालेगा, तापमान में वृद्धि। आपके मैंने पहले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट आपका कभी तक चलता आ रहा है, यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो दूसरा तापमान में वृद्धि, जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं या लिख लीजिए कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब तापमान में वृद्धि करेंगे बेटा, पहले था हम जैसे जल को उबालते हैं, पानी को जब हम उबालते हैं
जैसे हम एक कांस्टेंट तापमान दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन। लेकिन जब हम तापमान में वृद्धि कर दे रहे हैं, 50 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जल के कणों की जो अणु होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत हाई हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, जिससे उनका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। तो वही कह रहा है जब हम ताप बढ़ाते हैं तो कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, वही तापमान में वृद्धि हो गई। इसका एग्जाम्पल हम जैसे जल का उबालना मैंने आपको बता दिया कि जब हम जल को नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे हम तापमान को 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उनके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, जिससे वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे, जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप को हमने बढ़ाया तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हुई, बढ़ जाती है और वाष्पीकृत हो जाते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताया जैसे जल का उबलना। फिर कह रहा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता पहले आप समझिए आर्द्रता है क्या, तो लिखिए आप आर्द्रता, हेडिंग लगा लीजिएगा आर्द्रता। तो लिखिए उसमें वायु की उपस्थिति, वायु में, ऐसे लिखिए वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसमें कह रहा है आर्द्रता में कमी है, तो आर्द्रता है क्या, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आप यहाँ समझिए वायु में उपस्थित जलवाष्प। अब जब बेटा वायु में जलवाष्प ही कम रहेगा, मतलब आर्द्रता को हम कमी बोल रहे हैं यहाँ पर, तीसरा फैक्टर, जब वायु में जल की वाष्प की मात्रा ही कम रहेगी तो इवापोरेशन हो गया क्या, नहीं होगा ना। तो वही कह रहा है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता में कमी करेंगे तो वायु में क्या होगा, वायु में जल कम होगा तो इवापोरेशन जल्दी से हो जाएगा। नहीं समझ में आया, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोल रहे हैं। तो वही कह रहा है जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होगा। उसके बाद कह रहा है वायु की गति में वृद्धि। चौथा फैक्टर आपका क्या है, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, मान लो हवा एक नॉर्मल चल रही है, वायु बहती कैसे है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जब हम हवा में वृद्धि कर देते हैं तो वायु में क्या होता है, जलवाष्प होता है, तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। क्योंकि जब हवा तेजी से चल रही होगी तो जो आर्द्रता है, मतलब जो जलवाष्प है, वो तेजी से हवा के साथ में उड़ेंगे। ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए वायु में वृद्धि करने पर, वायु में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण तेज गति
मैंने आपको कितने फैक्टर्स बताए, 4। पहला सतही क्षेत्रफल कि हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इवापोरेशन हाई रेट से हो रहा है। दूसरा मैंने बताया तापमान में वृद्धि, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जल को हम उबाल रहे होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जल के अणु की काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है, जिससे इवापोरेशन जल्दी हो जाता है, वाष्पीकरण। तीसरा मैंने बताया आर्द्रता। आर्द्रता है क्या, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब आर्द्रता में जब वायु में जलवाष्प ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से हो जाएगा। और चौथा वायु की गति में वृद्धि, जब हम हवा को तेज गति से होती है तो जल क्या होता है, जलवाष्प हवा के साथ तेजी से उड़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण जल्दी से हो जाता है। यहाँ तक आप नोट करिए। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद बेटा हम आपको आपके किताब में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको बताते हैं और आपको समराइज करवाते हैं। तो मैंने आपको वाष्पीकरण बताया, इवापोरेशन, और इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, वहाँ तक आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में कुछ सवाल हैं और उसका फार्मूला क्या है, K = C+273। यहाँ पर K क्या है हमारा, K हमारा केल्विन, ये हमारा केल्विन है, और C क्या है, सेल्सियस। ये हमारा केल्विन है और C हमारा सेल्सियस है, और 273 एक संख्या है, एक नंबर है। केल्विन भी एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, और सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर केल्विन इक्वल्स सेल्सियस प्लस 273 है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला लिखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पर 300 केल्विन दिया गया है, केल्विन का मान कितना दिया गया है, फार्मूले से हम लेकर चल रहे हैं, हमें केल्विन का मान कितना दिया गया है, 300, हमने लिख लिया 300। उसके बाद इक्वल लगा है, हमने इक्वल लगा दिया। उसके बाद सेल्सियस का मान दिया नहीं है क्योंकि हमें सेल्सियस में आंसर को निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सेल्सियस। उसके बाद आप प्लस का निशान लगाइए, उसके बाद 273, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब हम सेल्सियस को ले जाएंगे उस तरफ, क्योंकि सेल्सियस का मान निकालना है, तो यहाँ पर सेल्सियस को ले गए उस तरफ और 300 को लाए 300 को इस तरफ, उसके बाद यहाँ पर -273। अब 300 में 273 निकालोगे तो कितना आएगा, 270, 27 डिग्री। तो सेल्सियस का मान कितना निकल के आया, 27 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केल्विन इक्वल सेल्सियस प्लस 273 दिया गया है, हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना था, तो केल्विन का मान हमने उठा के 300 रख दिया। उसके बाद इक्वल था, इक्वल लगाया, सेल्सियस में हमें निकालना था, सी को वैसे रख दिया। फिर यहाँ पर लिखा 273, फिर हमने सेल्सियस को उस तरफ ले लिया क्योंकि सेल्सियस का मान हमें निकालना है। उसके बाद 300 में 273 को निकाला तो आ गया कितना, 70। यहाँ पर बेटा सेल्सियस के साथ हम क्या लगाते हैं, डिग्री, ये क्या है हमारी डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमें सेल्सियस में दिया गया है, हमें किस में निकालना है, केल्विन में। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि केल्विन में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर केल्विन का मान हमें निकालना है, तो केल्विन को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद सेल्सियस कितना है, 25 डिग्री। उसके बाद कितना, 273 को हमें ऐड करना है। उसके बाद केल्विन को लिख लीजिए, 273 में 25 को ऐड करिए, कितना आएगा, 298 केल्विन आ गया। कितना आ गया, 298 केल्विन। उसके बाद सी में आपको केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में निकालना है आपको, और डी में आपको 373 सेल्सियस दिया गया है, केल्विन में निकालना है। ये आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं, ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करिएगा और इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसको भी हमने आपको होमवर्क में दे दिया, आप भी प्रैक्टिस करो। इसका दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। उसके बाद आपके किताब में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद बेटा हम आपको लेक्चर को, अभी तक हमने 4 लेक्चर ले लिया इस चैप्टर में, उसी को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। समराइज का मतलब होता है हमने स्टार्ट से एंड तक क्या क्या देखी चीजें, उसके बाद लेक्चर आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। हमने अपने आसपास के पदार्थ के बारे में जाना, मैटर बताया। मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जिसका फिक्स वैल्यूम हो और जो जिसका फिक्स शेप हो और जो वैल्यूम ऑक्यूपाई करती हो वो पदार्थ कहलाती है। जैसे हमने बताया टेबल, कुर्सी, मेज, पेन, बोर्ड, काफी सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हो सारी पदार्थ होती हैं। कुछ बेटा आपको से दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती है, वो भी पदार्थ है। उसके बाद हमने बताया पदार्थ के भौतिक स्वरूप, कि हमें फिजिकली तौर से पदार्थ दिखेगा कैसे। फिजिकली तौर पे पदार्थ दिखता कैसे है? तो पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे होते हैं और पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। ये हमारे भौतिक स्वरूप में 2 पॉइंट था। तीसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के अभिलक्षणी गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आपको हमने 3 पॉइंट बताया। पहला बताया पदार्थ के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसमें आपको हमने नमक और पानी का विलयन बताया था और चीनी और पानी का विलयन बताया था। चीनी पानी में क्यों घुली? क्योंकि पानी में स्पेस था, जगह था, तभी चीनी उसमें जाके घुली। अगर हम पानी की मात्रा को कम कर दें, चीनी ज़्यादा कर दें, तो उस समय वहाँ पर वो नहीं घुलेगी, क्योंकि उनके बीच का रिक्त स्थान भर चुका होता है। तो उसके बाद हमने आपको बताया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेकंड पॉइंट था वो। उसको हमने कहा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये शुरू से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक हमारा साथ देगा। वहाँ पे हमने आपको 2 चीजें बताई, अंतराणविक बल, अंतराणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। हमने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक तरह का क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। हमने बताया जब बल को हम ज़्यादा करेंगे तो दूरी कम हो जाएगी, जब दूरी को ज़्यादा करेंगे तो बल कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो एक कम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें हमने 3 तरीके का पदार्थ पढ़ा। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। हमने बताया कि द्रव क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और द्रव क्या होता है? पदार्थ होता है, जिसमें तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? उसको दो तरीके से। पहला, तापमान के कारण हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस बनेगी। गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और फ्रीज करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। तो हमने तापमान को इस तरीके से पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जो सीधे ठोस से जो गैस बन जाता है, जैसे कपूर और नौशादर। उसके बाद हमने आपको बताया निक्षेपण, डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई चीज़ है गैस से हम ठोस में बदल रहे हैं, जैसे चिमनी का जलना। जब चिमनी जलती है तो उसके नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, काले कलर के, ब्लैक कलर के, उसमें पार्टिकल्स देखते हैं तो हम छोटे छोटे होते हैं, महीन में, उसे हम क्या बोलेंगे? गैस से ठोस में आना, निक्षेपण, डीसब्लिमेशन। उसके बाद हमने बताया दाब से परिवर्तन। दाब से कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? दाब से हम उसको कंप्रेस करके, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। कितने? 1 atm प्रेशर पर सॉलिड CO2 को हम गैस CO2 में संग्रहित करते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधित गुण, जिसमें हमने आपको 4 बताया। पहला मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन, वही संघनन। ये 4 तरीके का बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन होता क्या है? द्रव से जो वाष्प में बदलता है वही हमारा इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन एक सतही प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है।
उसके बाद हमने बताया इवोपरेशन को कौन कौन से कारक इफेक्ट डाल सकते हैं। तो उस पर प्रभाव, पहला उसमें सतही क्षेत्रफल था, हमने सतही क्षेत्रफल को बढ़ाया तो इवोपरेशन जल्दी से हो गया। दूसरा था तापमान में वृद्धि, हमने तापमान में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वहाँ पर क्या हुआ, इवोपरेशन रेट बढ़ गई। उसके बाद आर्द्रता में कमी, आर्द्रता क्या होती है उसको हमने समझाया। चौथे वायु की गति में वृद्धि, हमने जब हवा की गति को तेजी से किया तो उसमें भी जो जलवाष्प था उसके साथ उड़ने लगे और जल्दी से हमारा इवोपरेशन हो गया। तो बेटा आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पर, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि गर्मियों में जल का पानी ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तीसरा है कप की अपेक्षा प्लेट में कोई चीज़ जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, उसका कॉन्सेप्ट सब यहीं से निकल के आएगा जितना अभी आप तक को पढ़ाया गया है। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो चीज़ें आपको नहीं आती है टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट अपना पूछिए, इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाउट आप पूछ लीजिए। उसके बाद क्या है कि आप लोग बेटा कमेंट करते रहिए, कमेंट से हमें आइडिया लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, उससे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट कर पाओगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हमें ये मिलेगी कि बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, उसे चीज़ें देना कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले चैप्टर में।